हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्री पावर जयपुर कोचिंग क्लासेस में। माई सेल्फ अंकिता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यू सेशन 2। हम लोग बात कर रहे हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर की। तो इससे रिलेटेड आज हम लोग देखने वाले हैं 20 क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। इससे पहले एमसीक्यू सेशन 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जहां हमने इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। एंड चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन सीरीज है एमसीक्यू 2, ये बेस्ड है जो हमने क्लास नंबर 2 किया था फूड माइक्रोबायोलॉजी का, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मोल्ड के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मोल्ड्स और उनके इम्पॉर्टेंस हम लोग देखे थे। तो क्वेश्चन है पहला, नेम द मोल्ड विच प्रोड्यूसेस माइकोटॉक्सिन। ऐसा मोल्ड का नाम आपसे पूछा जा रहा है जो रिलीज करता है या प्रोड्यूस करता है माइकोटॉक्सिन। टॉक्सिन के चैप्टर में हम लोग एलाबोरेटली देखेंगे कि किस किस तरह के टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड उसका क्या इफेक्ट होता है ह्यूमंस पर। बट अभी एज ऑफ नाउ बात कर लेते हैं माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने एक कोड वर्ड बताया था आपको, COP, लाइक माइकोटॉक्सिन रिलीजिंग ऑर्गेनिज्म। सी से हम लोग पढ़े थे सिट्रिनीन, O फॉर ओक्राटॉक्सिन एंड P फॉर पेट्यूलिन। ये 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर मोल्ड है जो रिलीज करता है या प्रोड्यूस करता है क्या, माइकोटॉक्सिन। ऑप्शन की अगर बात करें तो सिट्रिनीन, B पैट्यूलिन, C ओक्राटॉक्सिन एंड D ऑल ऑफ दिस। अब ये तीनों ही माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, सो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर D, दैट इज ऑल ऑफ दिस। इसी के साथ नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। Mold's growth in food may be identified by black spot, slimy appearance, cottony or fuzzy appearance and none of this। तो जब हम लोग फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे मोल्ड का, तब हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा हुआ था कि मोल्ड्स के कारण जो फूड स्पॉइलेज होती है तो उसकी हम लोग पहचान कैसे कर सकते हैं। मोल्ड्स ग्रोथ को पहचाना जाता है बाय इट्स कॉटनी एंड फजी अपीयरेंस। कभी अगर आप ब्रेड को स्पॉइल होते हुए देखे होंगे तो एक वाइट कलर का एक कॉटन टाइप का अपीयरेंस दिखता है, दैट ड्यू टू द मोल्ड ग्रोथ। तो हम लोग क्या किस तरह से पहचान सकते हैं कि ये फूड जो है वो मोल्ड के कारण खराब हुआ है और उसकी ग्रोथ को कैसे पहचान सकते हैं। सो बाय लुकिंग एट इट्स कॉटनी और फजी अपीयरेंस। स्लाइमी अपीयरेंस की अगर बात करें तो ये बैक्टीरियाज में देखा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल से हम लोग जब पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ रहे थे तो कैप्सूल का मैंने आपको बताया था कि एक स्लाइमी एक अपीयरेंस देने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कैप्सूल होता है। तो इट इज इंडिकेटेड फॉर द बैक्टीरिया बट नॉट फॉर द मोल्ड। ठीक है, तो यहाँ का क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर C, दैट इज कॉटनी और फजी अपीयरेंस। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। Which morphological structure of mold help in its identification? Morphological structure के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे और ये भी एक इंडिकेशन दिया हुआ है कि वैसा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो मोल्ड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर A हाइफे, ऑप्शन नंबर B माइसेलियम, ऑप्शन नंबर C स्पोरेंजियम एंड ऑप्शन नंबर D नन ऑफ दिस। तो अगर आपको याद होगा तो हम लोग मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में पढ़े थे, एक तो है हाइफे एंड दूसरा हम लोग क्या देखे थे, दूसरा हम लोग देखे थे माइसेलियम। जो यहाँ पर ब्रांचिंग इंटरवाइंड फिलामेंट्स जो थे उनको हम लोग किस नाम से बोल रहे थे, हाइफे के नाम से हम लोग बोल रहे थे। और यही जो होल ऑफ द मास ऑफ इंटरवाइंड फिलामेंट्स था, इसी को हम लोग किसके बोल रहे थे, एज अ माइसेलियम हम लोगों ने समझा था, डायग्राम वगैरह भी हम लोग देखे हुए थे। तो माइसेलियम एक तो फूड रिजर्व का काम करता है, फूड रिजर्व का काम करता है फॉर इट्स न्यूट्रिएंट, और दूसरा हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन में, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल भी मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे कि माइसेलियल स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस स्टोलोनिफर होता है रिजॉइड,
रिजॉइड को देखकर, इसका स्ट्रक्चर को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये जो मोल्ड है दैट इज राइजोपस स्टोलोनिफर। ठीक उसी तरह से फूड सेल स्ट्रक्चर जो होता है ये माइसेलियल स्ट्रक्चर है किसका, एस्परगिलस का। तो हम लोग इस तरह से माइसेलियल स्ट्रक्चर या फिर माइसेलियम को देखकर ये पहचान सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये कौन सा मोल्ड है। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। The morphological structure of mold which helps in its identification is mycelium. Now let's move to question number 4. Compound which acts as mold inhibitor. Option number A sorbic acid, option number B calcium propionate and option number C acetate. सो मोल्ड इनहिबिटर का हम लोग पढ़ना इसलिए ज़रूरी है हमारे पास क्योंकि हम लोग मोल्ड एक वन ऑफ द फैक्टर है फॉर फूड स्पॉयलेज ये जानते हैं, और किस तरह से ये फूड को स्पॉयल करता है ये हम लोग पढ़े हैं। बट उसके रोकने के लिए, उसके ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उस फूड को स्पॉयल होने से बचा सकते हैं और उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग जानते हैं मोल्ड इनहिबिटर के नाम से। तो मोल्ड इनहिबिटर काम करता है फूड के स्पॉयलेज को रोकने का, फूड को प्रिजर्व करने का, उसको लॉन्ग शेल्फ लाइफ देने का। तो यहाँ जो तीनों ही कंपाउंड मेंशन है दैट इज सॉर्बिक एसिड, कैल्शियम प्रोपियोनेट एंड एसीटेट, all three of this act as a mold inhibitor. So the right answer for this question is option number D, that is all of this. ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखने को मिला होगा। ये कंपाउंड का नाम पूछा जाता है जो मोल्ड इनहिबिटर का काम करता है ब्रेड में। तो कैल्शियम प्रोपियोनेट जो है वो इट एक्ट्स एज अ मोल्ड इनहिबिटर फॉर ब्रेड या बेकरी प्रोडक्ट्स। सो ये क्वेश्चन भी आपको कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. नेम द मोल्ड विच इज़ यूज्ड इन द सैक्रिफिकेशन ऑफ स्टार्च। मोल्ड जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोग कुछ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस देखे थे या कुछ ऐसे नाम्स एग्जाम्पल्स की बात हम लोगों ने किया था जो यूज़फुल होता है जैसे फूड इंडस्ट्रीज़ में। तो यहाँ ठीक उसी का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा मोल्ड है जो स्टार्च सैक्रिफिकेशन में हेल्प करता है। सो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो एम रासिमोसिस, एम राउक्सी, एस्परगिलस फ्लेवोस एंड एस्परगिलस नाइजर। यहाँ पर शॉर्ट करके लिखा हुआ है एम, इट्स मीन्स म्यूकर, एम बिलोंग्स टू म्यूकर रेसिमोसिस, ये म्यूकर स्पीसीज से बिलोंग करता है। एंड एम राउक्सी दैट मीन्स म्यूकर राउक्सी, ए बिलोंग्स टू द एस्परगिलस, एस्परगिलस फ्लेवर्स एंड एस्परगिलस नाइजर। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या, सैक्रिफिकेशन ऑफ स्टार्च। तो इफ यू रिमेंबर दैट वी हैव लर्न दैट म्यूकर राउक्सी is the mold which is responsible or used in the saccharification of starch. starch को sugar में convert करने का, polysaccharides to monosaccharides convert करने में help करता है कौन सा mold, M. राउक्सी. So you should remember this question also. Now let's move to question number 6. Soft rot of fruits is due to. सॉफ्ट रॉट जो फ्रूट में एक रॉटन जो कॉज होता है, एक जो जिस तरह से डिजीज कॉजिंग कह सकते हैं आप, जो सॉफ्ट रॉट होता है फ्रूट में वो किसके कारण होता है, विच मोल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। फर्स्ट ऑप्शन इज पी एक्सपेंशन, इट मीन्स पेनिसिलियम एक्सपेंशन, पेनिसिलियम डिजिटेटम, पेनिसिलियम इटालिकम एंड पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। तो यहाँ पर पेनिसिलियम एक्सपेंशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्ट रॉट ऑफ फ्रूट एंड ऑल्सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोपिनेस इन ब्रेड, टू कॉज रोपिनेस इन ब्रेड। तो यहाँ पर पेनिसिलियम एक्सपेंशन का आपको दो चीज़ देखने को मिल रहा है, एक तो सॉफ्ट रॉट इन फ्रूट एंड रोपिनेस इन ब्रेड। पेनिसिलियम डिजिटेटम की अगर हम लोग बात करें तो सॉफ्ट रॉट इन सिट्रस फ्रूट, जो भी सिट्रस कैटेगरी में फ्रूट्स बिलोंग करते हैं उसमें जो सॉफ्ट रॉट होता है वो कॉज करता है कौन, पेनिसिलियम डिजिटेटम। पेनिसिलियम इटालिकम को हम लोग ब्लू मोल्ड कहते हैं एंड पेनिसिलियम रॉकफोर्टी को हम लोग कहते हैं कि चीज़ राइपनिंग में यूज़ होता है, राइपनिंग ऑफ चीज़ में ये यूज़ होता है, राइपनिंग ऑफ ब्लू चीज़।
ये थे चारों ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन, आप इसको अच्छे से याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। वाटर एक्टिविटी ऑफ मोल्ड इज। वाटर एक्टिविटी को कई बार आप ऐसे भी देखोगे AW के इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। वाटर एक्टिविटी आपसे पूछा जा रहा है मोल्ड का। एक कोड वर्ड मैंने यहाँ पर भी आपको दिया था याद करने के लिए, MYB, मोल्ड, ईस्ट एंड बैक्टीरिया। और शुरू किया था हमने 0.80, 0.88 एंड 0.91। तो ये कोड वर्ड से आप जो है वो तीनों का ही वाटर एक्टिविटी याद रख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मोल्ड का, तो 0.80 जो है वो मोल्ड का वाटर एक्टिविटी है। 0.88 बिलोंग्स टू ईस्ट एंड 0.91 बिलोंग्स टू बैक्टीरिया। 0.66 से यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, सो दिस विल गेट ओमिटेड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्टिमम पीएच फॉर ईस्ट। ईस्ट का ऑप्टिमम पीएच क्या है, यानी किस पीएच में ये अपना ग्रोथ दिखाता है या फिर इसकी एक्टिविटी जो है वो बूस्टअप होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4.5 to 6 इज द ऑप्टिमम पीएच फॉर ईस्ट। ये आपको मोल्ड का देखने को मिलता है, 3 to 8। Question number 9. Clumping of cells and the rapid evolution of CO2 sweep the cells to the surface. This is known as. Option number A, Brewer's cyst. Option number A, Baker's cyst. ऑप्शन नंबर सी टॉपिस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी बॉटमिस्ट। ईस्ट के क्लासिफिकेशन में हम लोग ये 4 ईस्ट के बारे में पढ़े थे। ब्रूअर सिस्ट एंड बेकर सिस्ट दोनों को ही सैकेरोमाइसिस सेरेविसी कहते हैं, बट ब्रूअर सिस्ट जो है वो यूज़ होता है अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में, क्योंकि जो CO2 का प्रोडक्शन होता है वो एक फ्लफी अपीयरेंस कॉज इन प्रोडक्ट्स में नहीं करता, बल्कि जो बेकर सिस्ट होता है इसको भी हम लोग सैकेरोमाइसिस सेरेविसी कहते हैं। और यहाँ जो CO2 का प्रोडक्शन होता है वो क्या करता है, एक फ्लफी अपीयरेंस देता है, एक सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है डो में और साथ ही बेक्ड फूड प्रोडक्ट्स में। तो ये दोनों डिफरेंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बेकर सिस्ट और ब्रूअर सिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली क्या होता है कि दोनों को ही हम सैकेरोमाइसिस सेरेविसी कहते हैं, तो ये एक कन्फ्यूजन का पॉइंट रह जाता है। सो दैट कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये एक्सप्लेनेशन आपको याद रखना, ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी दो जो ईस्ट है, टॉप ईस्ट एंड बॉटम ईस्ट, इनका नाम इसलिए ऐसा पड़ा है क्योंकि क्या होता है, जो सेल्स की क्लम्पिंग होती है और CO2 का जो रैपिड इवोल्यूशन होता है ये क्या करता है, सेल्स को ऊपर सरफेस में लेकर आता है। और ऊपर सरफेस में लेकर आना मतलब उसको हम लोग बोलते हैं टॉप ईस्ट के नाम से हम लोग समझते हैं। और जिसमें क्लम्पिंग नहीं देखा जाता है या फिर कोई इवोल्यूशन नहीं होता है CO2 का, तो क्या होता है, सारा जो आपका सब्सटेंसेस है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं एंड उसको हम लोग बॉटम ईस्ट के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये 4 ईस्ट का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। सो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, क्लम्पिंग ऑफ सेल्स एंड द रैपिड इवोल्यूशन ऑफ CO2 स्वीप द सेल्स टू द सरफेस। सो यहाँ पर इस पॉइंट को देखकर आप आराम से बता सकते हैं दैट दिस बिलोंग्स टू द टॉप ईस्ट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ मोल्ड। देखो, फूड माइक्रोबायोलॉजी जो है वो अपने आप में बहुत वास्ट एक फील्ड है, बहुत वास्ट एक टॉपिक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कई सारे हैं। तो इनकी प्रॉपर स्टडी के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक ब्रांच को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर एल्गोलॉजी है। एल्गोलॉजी जो है दैट इज द स्टडी ऑफ और ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गे। प्रोटोजोलॉजी जो है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। Mycology is a branch of science that deals with the study of mold, and virology is the branch of science that deals with the study of virus. So इस तरह से हम लोग क्या है, एक स्पेसिफिक ब्रांच को, एक स्पेसिफिक स्टडी को पढ़ के उसकी ऑर्गेनिजम्स की डिटेल स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं और उसको हम लोग इन डेप्थ में पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ मोल्ड। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11।
Bacterial cell wall appear thick and homogeneous in. Options are gram positive bacteria. Option number B is gram negative bacteria. Option number C mycoplasma and option number D थर्मोप्लाज्मा। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि बैक्टीरियल सेल वॉल जिसमें होता है थिक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको मैं एंड ऑफ दिस स्लाइड आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में और क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। So later on I will tell you the difference between the gram positive bacteria and the gram negative bacteria. Option number ए राइट आंसर था। इसी के साथ हम लोग अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है द इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे वहाँ पर सारा ही पॉइंट्स एक्सप्लेन हो चुका है। प्लाज्मिड किसको बोलते हैं, राइबोसोम क्या होता है, मीजोसोम एंड लाइजोसोम। इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसको हम लोग समझते हैं मीजोसोम से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोसोम। Now let's move to question number 13. The outer membrane of gram-negative bacteria is covered by, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात हो रही है और आउटर मेम्ब्रेन पूछा जा रहा है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का आउटर मेम्ब्रेन किससे कवर्ड होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है लिपोपॉलीसैकेराइड, ये राइट आंसर है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज कवर्ड बाय लिपोपॉलीसैकेराइड्स। डिफरेंशिएशन जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। सो डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 14, एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्यूलर फंगस। यूनिसेल्यूलर फंगस का एग्जाम्पल क्या है, ब्रेड मोल्ड, slime mold, yeast and mushroom. So yeast is the example of unicellular fungus. Question number 15. The prokaryotic ribosome consists of two subunits. प्रोकैरियोटिक यानी किसको बोला जा रहा है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग इससे समझ सकते हैं, बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन एमसीक्यू सेशन 1 में आया हुआ था। सो बैक्टीरियाज आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोट्स बिकॉज दे डोंट हैव द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑल्सो इट लैक्स सेल ऑर्गेनिल्स, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है राइबोसोम कंसिस्ट्स ऑफ टू सब यूनिट्स। यहाँ आपको देखने को मिलता है 50S एंड 30S, और जब ये कंबाइन हो जाता है टुगेदर, ऐसे तो आपको इसको जोड़ के 80S आएगा, बट व्हेन इट कंबाइंस टुगेदर इट गिव्स अस 70S। तो बैक्टीरिया का जो आपको राइबोसोम यूनिट देखने को मिलता है वो 70S होता है, बट यहाँ पर अलग अलग करके पूछा है दो सब यूनिट्स का, इसलिए आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन द क्वेश्चन, 50S एंड 30S। Question number 16. The term mycelium and hyphae are associated with the algae, fungi, protozoa and viruses. तो ये याद करो, हम लोग जब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे मोल्ड्स एंड ईस्ट का, तो हम लोग देखे थे माइसेलियम एंड हाइफे, एंड ये किस ग्रुप में आता है, तो मोल्ड एंड ईस्ट आपको देखने को मिलता है फंगाई। इसके लिए ये आंसर होगा बी, फंगाई। Now let's move to question number 17. The bacterial nucleus is called nucleolus, single-stranded DNA, nucleoid and thylakoid. तो बैक्टीरियल न्यूक्लियस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्वेश्चन नंबर 18. The protein associated with the eukaryotic nucleus. यूकैरियोट्स मतलब जिसमें आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड आपको सेल ऑर्गेनिल्स देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जांपल ईस्ट, फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ, ये सब जो है वो क्या है, यूकैरियोट्स इनको हम लोग कहते हैं। तो उसमें जो आपको प्रोटीन देखने को मिलता है वो कौन सा प्रोटीन है, फर्स्ट ऑप्शन इज कैसीन। कैसीन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोटीन। पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन ये प्रोटीन ब्रेकडाउन का काम करती है। हिस्टोन इज द प्रोटीन एसोसिएटेड विद द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। Now let's see question number 19. Pick out the endosperm forming bacteria.
बैक्टीरियाज का जब हम लोग फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि बैक्टीरिया हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म एंडोस्पर्म। वो कौन सा बैक्टीरिया है इन चारों ऑप्शन में से, ये आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइजोबियम, सेकेंड इज क्लॉस्ट्रीडियम, थर्ड इज सूडोमोनास एंड डी इज रिकेट्सी। सो इट इज़ वेरी इजी टू आंसर दैट क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, आप लोग पढ़े थे उसमें कि क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया एक तो एनारोबिक होता है इन नेचर एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म एंडोस्पोर। नाउ let's see the question number 20. The S in 70S राइबोसोम मीन 70S अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो S हम लोग लिखते हैं वो क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका क्या मीनिंग होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज सेडिमेंट यूनिट, सेकेंड ऑप्शन इज सब यूनिट्स, थर्ड ऑप्शन इज फेडवर्क्स यूनिट एंड डी नन ऑफ द अबव। बहुत कोई इसमें कंफ्यूज होंगे, एक तो सेडिमेंट यूनिट में और एक सब यूनिट्स में, लेकिन इसका राइट आंसर होता है फेडवर्क्स यूनिट। सेडिमेंट यूनिट के बदले अगर यहाँ पर आपका सेडिमेंट कोफिशिएंट होता, सेडिमेंट कोएफिशिएंट, तो ये ऑप्शन आप चूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पर सेडिमेंट यूनिट दिया हुआ है, इस वजह से ये रॉन्ग हो जाता है और सब यूनिट भी नहीं होता है, तो इसको याद रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। स्वेडवर्क्स यूनिट, एस का मतलब क्या होता है, स्वेडवर्क्स यूनिट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। द लाइसोसोम कंटेन द एंजाइम। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम रहता है, इन तीन में से ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलेज, ऑप्शन number B hydrolases, option number C nitrogenase and option number D none of the above. तो lysosome contains hydrolases enzyme. Option number B is the right answer, hydrolases enzyme. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफ्रेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है दैट इज़ थिक इन नेचर, whereas it is found to be thin in gram negative बैक्टीरिया। पेप्टिडोग्लाइकन का जो अमाउंट होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80%, एंड इट कंसिस्ट ऑफ लेस लिपिड concentration 4% only, whereas peptidoglycan concentration in gram negative bacteria is only 10 to 20% and it consists of excess lipid. टिकोइक एसिड की अगर बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट एंड टिकोइक एसिड इज एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव। देखो पॉजिटिव है तो इससे रिलेट कर लेना कि टिकोइक एसिड जो होगा वो प्रेजेंट है एंड नेगेटिव इट मीन्स टिकोइक एसिड इज एब्सेंट। outer membrane in gram positive bacteria is absent whereas it is present in gram negative bacteria. Lipopolysaccharide is absent in gram positive bacteria whereas it is present in gram negative bacteria. So ये cell wall से related question और ये लिपोपॉलीसैकेराइड से रिलेटेड क्वेश्चन तो आज ही हम लोगों ने किया है, इसीलिए ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप ज़रूर से ज़रूर याद रखना, अपने नोट्स में इसको लिख लेना कहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे करके, एंड रिमेंबर इट। एंड एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो क्लॉस्ट्रीडियम स्टेफाइलोकोकस आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया whereas E. coli and salmonella are the examples of gram negative bacteria. सो यहाँ तक था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलती हूँ आपके साथ एक नए बेहतर कंटेंट के साथ, एक नए बेहतरीन MCQ सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।